Hello friends, welcome to our YouTube channel that is Knowledge Cup 5.0. So friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what should do when the GST registration is cancelled by the department. अगर GST का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कैंसिल करता है तो उस केस में एसएससी को क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, अगर एसएससी रिवोकेशन के लिए जा रहे हैं तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और अगर वो कैंसिलेशन के लिए जा रहे हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. तो एवरी एक्सपेक्ट आर द कवर्ड इन दिस वीडियो. So friends, I'm requesting to you, please watch the video till the end. और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन. लेट्स स्टार्ट. Section 29(2). Proper officer may cancel the registration of a person from any date including any retrospective date as he may deem fit. ओके, तो प्रॉपर ऑफिसर को राइट कौन देता है? सेक्शन 29(2) ऑफ द CGST एक्ट उनको राइट देता है कि प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी पर्सन. उसके रीजंस क्या होंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. एंड प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी डेट, मतलब कोई भी डेट से कैंसिलेशन कर सकते हैं. जब भी उनको ऐसा लगेगा कि ये रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल कर देना चाहिए तो उस डेट से वो कैंसिलेशन कर सकते हैं. इवन फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव डेट ऑल्सो. ठीक है, जब रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी वो कर सकते हैं. रेट्रोस्पेक्टिव डेट का मतलब क्या है कि आज मतलब पहले वाली डेट से. ठीक है, तो जैसा भी उनको ठीक लगता है वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं. When the proper officer can cancel the registration. अब प्रॉपर ऑफिसर कब कब कैंसिल कर सकता है उसके रीजंस हम डिस्कस करने वाले हैं. फॉलोइंग आर द रीजंस आर गिवन बिलो. क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? फर्स्ट, इफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ डन द कॉन्ट्रावेशन ऑफ एनी प्रोविजन अंडर द GST. अगर मान लो रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई भी कॉन्ट्रावेशन करता है कोई भी प्रोविज़न का GST के अंडर, जो भी GST के अंडर प्रोविजंस आता है उनको वो फुलफिल नहीं करता है, उनके अगेंस्ट जाके काम करता है, देन प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट आ जाता है कि वो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है. एंड रूल 21 ऑफ द CGST रूल कुछ एक कॉन्ट्रोवर्शियंस को डिफाइन करता है कि जिसकी वजह से प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट आ जाए कि वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं. सबसे पहला क्या है? ही डजंट कंडक्ट द बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस. एज वी ऑल नो दैट जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम हमें प्लेस ऑफ बिजनेस को डिफाइन करना होता है. प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? जहाँ से हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो वो जो डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है एज पर द GST एंड जहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं वो दोनों अगर डिफरेंट हैं तो प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट आ जाएगा कि वो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है. एंड सेकेंड इज दैट इशू द फेक इनवॉइस. फेक इनवॉइस का मतलब क्या है कि उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की एक्चुअल में सप्लाई नहीं हो रही है. ठीक है, बट वो उसका इनवॉइस जनरेट कर रहा है ओनली एंड ओनली फॉर द टैक्स इवेजन. टैक्स इवेजन के लिए वो सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं. तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट आ जाएगा कि वो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है. नाउ कॉन्ट्रवेशन ऑफ द सेक्शन 171 दैट इज एंटी प्रॉफिटिंग मेजर. एंटी प्रॉफिटिंग मेजर का मतलब क्या होता है कि जब सप्लायर उसको रेसिपिएंट को लोअर टैक्स रेट में दे दे. ठीक है, या फिर अपने ITC का बेनिफिट उसको ट्रांसफ़र करने की करे. तो अगर उन केस में अगर मान लो वो कॉन्ट्रवेशंस करते हैं तो उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट आ जाएगा कि वो उसको उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है. एंड एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 10A. और अगर एसएससी उसका वॉयलेशन करता है, मतलब उसको तोड़ देता है, उसको फुलफिल नहीं करता है, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट आ जाएगा कि वो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है. रूल 10A क्या इंसर्ट किया गया है? रूल 10A का मतलब ये है दैट इज बैंक अकाउंट डिटेल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन शुड बी फर्निश विद इन 45 डेज. बैंक अकाउंट डिटेल उसको फर्निश करनी पड़ेगी विद इन 45 डेज के अंदर.
दैट इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब जो वो जीएसटी पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आर द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग अंडर द सेक्शन 39 दैट इज GSTR 3B आर द 3, ठीक है। तो जब हमें रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया, जब हमारा जीएसटी पोर्टल पे दिख रहा है, या फिर ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न एज पर द सेक्शन 39 विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो भी डेट पहले आएगी उसके विद इन 45 डेज़ के अंदर अंदर हमें बैंक अकाउंट की डिटेल पोर्टल के ऊपर अपडेट करनी पड़ेगी। अगर हम पोर्टल के ऊपर अपडेट नहीं करते हैं विद इन 45 डेज़ के अंदर, तो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट आ जाएगा कि वो हमारे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द रूल 10A, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट नोट फाइलिंग ऑफ द जीएसटी रिटर्न। अगर हम जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर को राइट मिल जाता है कि वो हमारे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप क्या हुआ कि हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब करवाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम नॉर्मल स्कीम में जाएंगे या कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएंगे। अगर हम नॉर्मल स्कीम के अंदर जाते हैं तो अगर हमने कंटिन्यूस 6 मंथ के लिए अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उस केस में एसएससी को प्रॉपर ऑफिसर को राइट मिलेगा। एंड इन केस ऑफ द कंपोजिशन 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड, मतलब देखो इसमें एनुअल रिटर्न भरी जाती है, तो 3 अगर मान लो कंटिन्यूसली हम अगर रिटर्न 3 फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर को राइट मिल जाएगा कि वो हमारी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। और प्रॉपर ऑफिसर नाउ डेज इनके ऊपर नोटिस इशू भी कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक बार ले लिया तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, इवन चाहे वो रिटर्न नील की हो, बट आपको फाइल करनी पड़ेगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है। एंड नेक्स्ट इज दैट इन केस ऑफ द वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, अगर हम वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं, देखो सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24 हमें ये लाइबल करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन जब हमारी लाइबिलिटी नहीं बन रही रजिस्ट्रेशन के लिए और फिर भी हम अगर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, अगर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन हमने ले लिया और हमने बिजनेस को कमेंस नहीं किया विद इन 6 मंथ में, मतलब उसके अंदर कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में भी प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट है कि वो हमारे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज दैट if the registration is taken by the fraud or the willful misstatement or the separation of the fact, ठीक है। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन है वो फ्रॉड से लिया गया है, विलफुल मिसस्टेटमेंट से लिया गया या फिर कोई फैक्ट को हमने छुपाया है, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट होता है कि वो हमारी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। सो गाइज दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट होता है कि वो हमारी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज दैट इम्पैक्ट ऑफ द कैंसिलेशन। अगर मान लो अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो उसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब हम इम्पैक्ट को देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि कैंसिलेशन डजंट इफेक्ट द लायबिलिटी, दैट इज लायबिलिटी विल बी रिमेन सेम एज द टाइम ऑफ द कैंसिलेशन। मीन्स अगर मान लो आज हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो ये नहीं है कि आज की जो हमारी लायबिलिटी है वो ऑब्सोलीट हो गई है, ठीक है। आज जो हमारी लायबिलिटी है वो ऑल्सो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है लेकिन फिर भी हमें वो लायबिलिटी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब आज इतना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो कल भी हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रहने वाली है, ठीक है। तो मतलब लायबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड सेकेंड इज दैट ITC waived for the stock and the capital goods on the day immediately preceding the date of the cancellation should be reversed or the paid. For example, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है 21 अगस्त को, ठीक है, तो 20 अगस्त को जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है, कैपिटल गुड्स पड़ा है, तो उसके ऊपर जितना भी हमने ITC ले रखा है उस ITC को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। और इनकेस अगर रिवर्स करने के लिए ITC नहीं है तो उसको हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या हुआ कि लायबिलिटी चेंज नहीं होगी और जो ITC हमने स्टॉक और कैपिटल गुड्स पे ले रखा था वो अब हमें रिवर्स या पे करना पड़ेगा।
नाउ व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू सच अ पर्सन। अब उस पर्सन को क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर उसके पास होंगे, ठीक है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन उसके पास है कि वो रिवोकेशन करवा सकता है। सच अ पर्सन कैन रिवोक द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर एज पर द सेक्शन 30। मतलब सेक्शन 30 एसएससी को क्या है, राइट प्रोवाइड करवा रहा है कि वो रिवोक करवा सकता है। रिवोक मतलब अपने कैंसिलेशन ऑर्डर को वो कैंसिल करवा सकता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर। ठीक है, ये कैंसिलेशन ऑर्डर हमारे पास ऑनलाइन आएगा। ठीक है, उस ऑर्डर के आने के विद इन 30 डेज के अंदर अंदर हमें क्या होगा, वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन हमें लगानी पड़ेगी। और जो रिवोकेशन की एप्लीकेशन होती है वो हमारी ऑनलाइन सबमिट हो जाती है। ठीक है, ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी। और एसएससी के पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो कैंसिल भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन को। अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो वो कैंसिल करवा देगा। ठीक है, कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, GSTR 10। ठीक है, मान लो कैंसिलेशन आपका हुआ 31 अक्टूबर से, और जो कैंसिलेशन ऑर्डर आया है वो हमारे पास कब आया, वो ऑर्डर आया हमारे पास 1 दिसंबर को। तो विच एवर इज लेटर 1 दिसंबर, तो उसके विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर हमें फाइनल रिटर्न को सबमिट करना पड़ेगा। नाउ इन केस ऑफ द रिवोकेशन, अगर हमने एप्लीकेशन लगा दिया, एप्लीकेशन फॉर द रिवोकेशन हमने लगा दी, तो प्रॉपर ऑफिसर उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। मीन्स प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट है कि वो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर मान लो उसने रिजेक्ट करनी है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको देनी पड़ेगी। मीन्स विदाउट गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो रिजेक्शन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। ठीक है, और अगर मान लो आप कैंसिलेशन ऑप्शन में जा रहे हो, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि GSTR 10 आपको फाइल करनी होगी विद इन 3 मंथ के अंदर। ठीक है, अगर आपने फाइल नहीं करी है तो उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी, दैट इज 200 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम 10,000। ठीक है, 100 रुपये CGST के और 100 रुपये SGST के। नाउ इन केस ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, मतलब उसका बेसिस क्या है कि नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। अगर डिपार्टमेंट हमें अभी नोटिस दे रही है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, तो उस केस के अंदर हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट ने अभी ये नोटिफिकेशन नंबर 20/2019 के थ्रू इसको नोटिफाई किया है। इन्होंने एक नया रूल निकाला है, दैट इज़ रूल 23, दैट इज़ प्रोसीजर फॉर द रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या बोला है कि अगर मान लो कोई भी एसएससी रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहता है तो फर्स्टली उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली फर्निश ऑल द पेंडिंग रिटर्न। ऑल द पेंडिंग रिटर्न मतलब जितनी भी रिटर्न्स उसकी पहले से पेंडिंग पड़ी है पहले उसको वो रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। एंड उसके रिस्पेक्टिव में कोई टैक्स ड्यू है, कोई इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस जो भी है, मतलब पहले उसको वो सब फाइल करना पड़ेगा। एंड रिस्पेक्टिव टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ पे करना पड़ेगा। अब नाउ अगर मान लो हमने एप्लीकेशन रिवोकेशन के लिए लगाई, पहले वाली पेंडिंग रिटर्न्स हमने भर दी, ठीक है, एप्लीकेशन अब हमारी एक्सेप्ट भी हो गई है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, आफ्टर द रिवोकेशन ऑर्डर डिपार्टमेंट ने पास कर दिया, उसके बाद ऑल द पेंडिंग रिटर्न बिटवीन द डेट ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर टू द डेट ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन विद इन 30 डेज के अंदर अंदर हमें सारी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। फ्रॉम द डेट ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर जब हमें मिलेगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स रह जाएगी, जैसे मान लो डेट ऑफ कैंसिलेशन हमारा हुआ 16 अक्टूबर से, ठीक है, तो जब हम इसकी रिवोकेशन की फाइल लगा रहे थे, मान लो 30 अक्टूबर को हम लगा रहे थे, तो उससे पहले हमने सारी रिटर्न्स जो 16 अक्टूबर थी वो सारी भर दी। अब अगर मान लो कैंसिलेशन ऑर्डर रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर हमारा पास हो गया है, अगर मान लो वो हमारा हुआ है नवंबर में, ठीक है, 10 नवंबर को मान लो वो ऑर्डर पास हो जाए, तो बीच में जो रिटर्न्स रह जाएंगी वो रिटर्न्स हमने विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर हमें फाइल करनी पड़ेगी। गॉट इट? सो गाइस, होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रोसीजर। ठीक है, क्या क्या अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं
एवरीथिंग मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर किया है, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।